राजकीय महाविद्यालय रोहन, विषय इतिहास। नेपोलियन के बारे में आज हम उसकी काउंसिल, शासन व्यवस्था और सुधारों के दौर के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, नेपोलियन जो है वो फ्रांस में सत्ता हस्तगत करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। और चूंकि क्रांति के 10 साल बाद का जो समय था उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन फ्रांस का बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका था। तो जनता ये सोचती थी कि जब तक कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति देश के ऊपर सत्ता स्थापित नहीं कर पाता तब तक फ्रांस की स्थिति नहीं सुधर सकती। इसलिए जब नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत की और वो अधिनायक बन बैठा फ्रांस का, तो जनता ने उसको सर आंखों पर बिठाया, उसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब काउंसिल की प्रारंभ में व्यवस्था स्थापित की गई थी तो उसमें नेपोलियन के सामने मुख्य कुछ काम थे। एक तो नए संविधान का निर्माण करना बहुत जरूरी था, दूसरा आंतरिक शांति बनाए रखना और जो छिन्न भिन्न व्यवस्था हो गई थी उसमें सुधार करना था, और फ्रांस के जो शत्रु थे उनके विरुद्ध जो है वो आक्रामक जो है वो रुख जारी रखना। इसके तहत नेपोलियन ने तुरंत काम शुरू किया और सबसे पहला जो उसके द्वारा कार्य किया गया था वो संविधान का निर्माण। लगभग सत्ता हस्तगत करने के 1 महीने के बाद ही नेपोलियन ने ये संविधान तैयार करवा दिया और ये फ्रांस का चौथा संविधान था। और संविधान का निर्माण इस तरीके से किया गया था कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो नेपोलियन के हाथ में ही रहे। इस तरह से उसमें प्रावधान किए गए थे। और काउंसिल जो है उसको 10 साल के लिए रखा गया था, उसका कार्यकाल। और कार्यपालिका की जो शक्ति थी, एग्जीक्यूटिव जो पावर थे, वो जो है वो काउंसिल को दे दिए गए। और इसमें 3 जो है वो काउंसिल बना दिए गए, लेकिन उनके नाम भी कर दिए गए। प्रथम काउंसिल में जो है वो नेपोलियन का नाम संविधान में ही लिख दिया गया और वास्तविक सत्ता जो है वो प्रथम या फर्स्ट काउंसिल के पास ही थी, यानी नेपोलियन के पास ही सारी जो है वो सत्ता थी। नया जो संविधान बना उसमें 4 संस्थाओं की व्यवस्था की गई: राज्य परिषद, ट्रिब्यूनेट, व्यवस्थापिका और सीनेट। राज्य परिषद का काम क्या था कि वो विधेयक का प्रारूप तैयार करना, कौन कौन से विधेयक बनेंगे और किस प्रारूप में बनेंगे, वो काम जो है वो राज्य परिषद करती थी। ट्रिब्यूनेट जो है वो उन विधायकों में वाद विवाद तो कर सकती थी, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं। जो वाइटल जो अधिकार वोट देने का है, जिससे कि विधायक को रोका या पारित किया जा सकता है, वो जो है वो ट्रिब्यूनेट के पास नहीं था। व्यवस्थापिका में 300 सदस्यों का प्रावधान था और व्यवस्थिका अपने सामने जो विधेयक रखे जाते थे उन विधेयकों पर वो वोट देती थी, लेकिन वो उस पर वाद विवाद नहीं कर सकती थी। विधेयकों पर वोट देने का अधिकार जो है वो व्यवस्थापिका के पास था। गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग जो है वो वोटिंग में किया जाता और सीनेट को संविधान के रक्षा की जिम्मेवारी दी गई। इस संविधान में भी फ्रांस के सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया। ये जो है वो एकमात्र ये उद्देश्य था कि इसमें जो है वो लोकतंत्र का जो है वो बना रहे। लेकिन वास्तव में नेपोलियन जो है वो फ्रांस का अधिनायक बन चुका था। संविधान निर्माण के बाद व्यवस्था, दूसरी जो प्रमुख जिम्मेवारी नेपोलियन की थी वो व्यवस्था स्थापित करना। क्रांति के कारण और विदेशी युद्ध के कारण फ्रांस की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी और नई व्यवस्था जो है वो स्थापित नहीं हुई थी। जो राजतंत्र समाप्त हुआ था उसके बाद जो है 10 वर्षों के अंदर किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी।
तो ऐसी स्थिति में जबकि ना तो कोई व्यापार था, सड़कें टूटी हुई थी, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, शिक्षा नहीं थी, स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, अस्पताल में चिकित्सक नहीं थे, औषधियां नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जो है वो नेपोलियन का पहला काम जो था वो एक ऐसी व्यवस्था कायम करना जिससे कि लोगों को एक अच्छा जीवन मिल सके। तो उन्होंने उसका ध्येय जो है सामाजिक समानता स्थापित करना था। उसने जो है बिना भेदभाव के सभी को बराबर का दर्जा दिया। उसने जो है वो जो लोग फ्रांस छोड़कर भाग गए थे, सामंत थे या पादरी थे, उनको उसने जो है वापस आमंत्रित किया। जो कुलीन और सामंत थे उनको फ्रांस में वापस बुलाया। पादरियों को सिर्फ ये कहा कि वो राज्य भक्ति की शपथ है, क्योंकि नेपोलियन मानता था कि चर्च जो है वो राज्य के अधीन होना चाहिए, राज्य सर्वोपरि है, न कि चर्च। फिर प्रशासनिक सुधार जो है वो नेपोलियन द्वारा किए गए और उसने फ्रांस का जो भी क्षेत्र था उसको उसने विभागों में बांट दिया और विभागों का जो प्रमुख होता था वो प्रीफेक्ट होता था और प्रीफेक्ट जो है वो सारे काम करता था। फिर वहां उसके बाद विभागों को उप विभागों में बांटा गया और उसका जो अधिकारी होता था वो उप प्रीफेक्ट होता था। नेपोलियन ने जितने भी अधिकारी नियुक्त किए वो सब सेना के अधिकारियों को उसने हर विभाग में नियुक्त किया और इससे ये हुआ कि वो अधिकारी जो है उनका उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के प्रति होता था। वो जो है वो इस कारण से नेपोलियन जो है वो सभी विभागों पर सीधा नियंत्रण जो है वो नेपोलियन का हो गया। जहां पर जैसे विभाग थे उसमें अगर स्थायी लोग नियुक्त किए जाते तो स्थायी समस्या का जो है उन लोगों द्वारा समाधान होता था, पर नेपोलियन ने अपना नियंत्रण स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने सारे अधिकारियों को, सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जो कि सीधे इसके प्रति उत्तरदायित्व रखते थे। राष्ट्रीय तथा स्थानीय जो शासन तंत्र है या सूत्र है वो पेरिस में आकर केंद्रित हो गया, मतलब सारा नियंत्रण जो है वो नेपोलियन के हाथ में आ गया। नेपोलियन ने आर्थिक सुधार भी करने की कोशिश की। फ्रांस की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत बिगड़ चुकी थी क्योंकि राजतंत्र की समाप्ति के बाद कोई व्यवस्था लागू नहीं हुई थी और व्यवस्था लागू न होने के साथ साथ युद्ध भी चल रहे थे। तो ऐसे में फ्रांस की हालत जो है वो खस्ता हो गई। तो नेपोलियन ने जो है वो इसमें सुधार लाने की कोशिश की और उसने प्रत्यक्ष कर भी लगाए और उससे ज्यादा उसने अप्रत्यक्ष जो है वो कर लगाए। कर वसूली के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए और उसने जो है वो 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। ये जो है वो एक तरह से आर्थिक व्यवस्था को लागू करने का एक बहुत बड़ा कदम था और उसके लिए जो है वो उसने स्वर्ण तथा चांदी के सिक्के निर्धारित कर दिए गए, उनकी जो है वो फिक्स कर दी गई कि कितने ग्राम का सिक्का होगा, कितने ग्राम इसमें चांदी होगी, सोना, ये सरकार द्वारा जो है वो निर्धारित कर दिया गया। फिर इसके बाद एक राष्ट्रीय उद्योग समिति भी बनाई गई और एक नेपोलियन ने एक और सिस्टम लागू किया कि जब वो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करता तो वो युद्ध में जो भी फ्रांस का खर्चा होता था वो उस पराजित देश से लेता था। इससे ये होता था कि युद्धों का भार जो है वो फ्रांसीसियों पर नहीं पड़ता था। तो जो पराजित देश हुआ वो उस युद्ध का हर्जाना जो है वो फ्रांस को देता था। राष्ट्रीय उद्योग समिति जो है उसने स्थापित की। फिर खाद्य सामग्री की वितरण की व्यवस्था जो है वो उसने स्थापित की ताकि देश में सब जगह जो किसी भी तरह की खाद्य की कमी न हो, वितरण प्रणाली जो है उसके द्वारा विकसित की गई।
और दशमलव पद्धति भी उसके द्वारा लागू की गई। यातायात के नियमों को सुधारा गया, जिससे इन सब बातों से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो है उसके अंदर बड़ा सुधार आया। फिर एक और महत्वपूर्ण काम जो नेपोलियन द्वारा किया गया था वो पोप के साथ समझौता। अभी तक फ्रांस के ज्यादातर जो लोग थे वो रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे और वो रोम में पोप के प्रति वफादार थे। अब जनरली क्या था कि पादरियों को कुलीन वर्ग का समर्थन प्राप्त था और नेपोलियन चाहता था कि चर्च जो है वो राष्ट्र के अधीन आए। अभी जो है वो चर्च राष्ट्र से सर्वोपरि था, लेकिन नेपोलियन इस व्यवस्था से खुश नहीं था। वो चाहता था कि चर्च जो है वो राज्य के अधीन हो। तो लेकिन क्या हुआ, जब नेपोलियन ने शर्त रखी कि पादरी जो है वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति शपथ लेंगे, वफादारी निभाएंगे, तो पादरियों ने इसको मानने से मना किया और उन्होंने किसानों के साथ मिलकर जो है वो विद्रोह कर दिया। तो काफी रक्तपात भी हुआ था। उसके बाद नेपोलियन ने जो है वो पोप के साथ एक समझौता किया, जिसको कि कॉन्कॉर्डेट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में जो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी उस समय जो है वो चर्च की भूमि जो है वो जब्त कर ली थी और इस समझौते के तहत चर्च ने उस भूमि जो कि क्रांति के समय जब्त की गई थी उस पे अपना अधिकार त्याग दिया और इसके बदले में चूंकि पोप ने उस भूमि के ऊपर, अब वो क्या हुआ, चर्च ने अगर उस भूमि पर अपना अधिकार त्याग दिया तो वो भूमि राष्ट्रीय भूमि होगी। नेशनल जो है वो चर्च की बजाय जो है अब राष्ट्र उस भूमि का अधिकारी हो गया और इसके बदले में नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। अब इसमें यह हुआ कि जिन पादरियों को नियुक्त करना है वो नाम नेपोलियन भेजेगा, लेकिन उसकी नियुक्ति जो है पोप द्वारा की जाएगी। उन पादरियों को तनख्वाह राज्य की तरफ से मिलेगी और जो है वो उनको शपथ जो लेनी होती है वो फ्रांस के राज्य के प्रति या संविधान के प्रति या राष्ट्र के प्रति जो है वो लेनी होती थी। अब इससे जो है, और नेपोलियन ने कभी भी धार्मिक कट्टरता जो है वो थोपने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा फ्रांसीसियों को अपना धर्म स्वयं जो है वो उनको अनुमति दी कि वो जिस धर्म को चाहे उसका अनुसरण करें। बस वो ये चाहता था, नेपोलियन सिर्फ यही चाहता था कि पादरी जो है वो चर्च के प्रति नहीं राष्ट्र के प्रति जो है भक्ति की शपथ लें। अब इससे ये हुआ कि लोग जो है वो इसके समर्थक बन गए, क्योंकि हर जने को जो है वो स्वतंत्रता मिल गई कि वो जो जैसे चाहे करे और जो क्रांति के जो पादरी थे वो क्रांति के भी समर्थक बन गए। अब इससे ये हुआ कि ये समझौता जो है ये एक विरोधी विचारों के बीच में समझौता था, क्योंकि नेपोलियन को पता था कि चर्च को शक्ति से कुचला नहीं जा सकता। तो इस कारण से जो है वो नेपोलियन ने उनके साथ समझौता किया, लेकिन इससे जो है वो राज्य में धार्मिक शांति स्थापित हो गई, स्वतंत्रता जो है वो स्थापित हो गई। इसके साथ साथ नेपोलियन ने शिक्षा संबंधी सुधार भी किए। नेपोलियन ने 3 तरह का एजुकेशन जो टोटल एजुकेशन सिस्टम था उसको 3 भागों में बांट दिया। एक तो प्रारंभिक, एक उच्च माध्यमिक और एक विश्वविद्यालय। इसमें जो इसने व्यवस्था की, एक पेरिस विश्वविद्यालय जो है उसका पुनर्गठन किया गया और जो हाई स्कूल्स और कॉलेजेस थे उसको उससे एफिलिएटेड कर दिया और शिक्षा के लिए जो है उसने काफी धन भी दिया और विश्वविद्यालय के ज्यादातर अधिकारियों की नियुक्ति जो है नेपोलियन करता था। और नेपोलियन ने निर्धन लेकिन योग्य
बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की कि जो बच्चा गरीब है, पढ़ नहीं सकता है, उसके लिए जो है वो राज्य छात्रवृत्ति देगा। और उन्होंने, नेपोलियन ने शोध के लिए एक पृथक संस्था भी जो है वो स्थापित की, जिसमें कि स्वतंत्र शोध को जो है वो बढ़ावा दिया जाता था। धन्यवाद।